नमः संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत आपका अपने YouTube चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप ये समझ कर के मत पढ़िएगा कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है, तो अभी बहुत समय बाकी है, तो हम आराम से तैयारी कर लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, और अगर आपके कोई फ्रेंड वगैरह हैं तो वो भी तैयारी करना चाहते हैं एचटेट की, तो उन्हें भी आप गाइड कीजिए और बोलिए कि अभी से तैयारी शुरू कर दे। फिर आप बोलोगे कि 15 दिन थे, 20 दिन थे, हमें समय नहीं मिल पाया, आगे से हम अच्छी तैयारी करेंगे। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही अच्छी तैयारी करके अपना एचटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करवाए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, एचटेट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। मान लीजिए जैसे अभी मैंने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है और मैं अभी उसके लिए कुछ नहीं पढ़ के गई, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो क्या होगा कि जैसे मैंने एक बार तैयारी की, मैं कम से कम यूजीसी नेट के लिए 20 दिन इतना अच्छे से पढ़ के गई हूँ, इतना अच्छे से पढ़ के गई हूँ, लेकिन फिर भी क्या होता है कि 20 दिन के अंदर नेट का सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है, और अपनी तरफ से मैंने दिन रात एक कर दिया 20 दिन के अंदर अंदर। तो ये क्या होगा, इसके बाद मेरा ना नेट क्लियर हो रहा है। तो इससे क्या होगा कि मैंने इतनी मेहनत की है 20 दिन के अंदर अंदर, दिन रात एक कर दिया। इससे अच्छा होता कि मैं 2 महीने पहले ही लग जाती तैयारी को, तो ना तो मेरे ये 20 दिन बर्बाद होते और ऊपर से मेरा नेट जेआरएफ जो है वो भी क्वालिफाई हो जाता। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप एचटेट की तैयारी कर रहे हो, एचटेट की चाहे टीजीटी की कर रहे हो या पीजीटी की, दोनों का सेम सा ही सिलेबस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। पीजीटी में थोड़ा सा जो बुक वगैरह लगी हुई है, ग्रंथ है, वो अलग से पढ़ने हैं। बाकी टीजीटी और पीजीटी दोनों का लगभग सेम सिलेबस है व्याकरण को लेकर के, और इनको तो आपको ज़्यादा कुछ ऐसा भी नहीं है कि हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा तो हमसे टीजीटी हो पाएगा, पीजीटी नहीं हो पाएगा, या हम सिर्फ पीजीटी की कर लेते हैं एक बार, टीजीटी का दोबारा देंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे आप जर्नल पेपर पढ़ोगे तो जर्नल पेपर में भी आपको जो जर्नल पेपर है वो भी हमें रीजनिंग, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, जीके, हरियाणा जो जीके आती है हमारे सिलेबस में, वो सभी की सभी सेम टीजीटी में कवर करनी होगी और सेम पीजीटी में। तो इससे अच्छा है कि आप दोनों की अच्छे से तैयारी पहले से ही शुरू कर दो, जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और वही सेम चीज़ें आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। और अब तो गॉड की कृपा से ये भी हो गया है कि एचटेट लाइफ टाइम वैलिड हो गया है, ये आप सभी को पता भी होगा। जो एचटेट है वो भी सीटेट की तरह ही लाइफ टाइम वैलिड हो गया है। इसलिए आप अच्छे से एचटेट की तैयारी कर रहे हो तो अभी से एचटेट की इतनी अच्छी तैयारी कीजिए कि आपके 100+ नंबर तो एचटेट में हो ही हो। इतना आप टारगेट रख के चलिए, क्योंकि 90+ रखना ये टारगेट नहीं होता है कुछ भी। चाहे आप एससी कैंडिडेट हो, एससी को 82 नंबर चाहिए होते हैं एचटेट में, लेकिन वो भी कभी भी अपना टारगेट 82 रख कर के न चले, अपना 100+ या फिर 120+ ही टारगेट रखें। जर्नल पेपर में आपके इतने मार्क्स होने चाहिए और संस्कृत में इतने होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके नंबर जितने आपने टारगेट रखे हैं, अगर आपके उससे 20 नंबर भी कम होते हैं तब भी आप क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। तो 120+ तो आप टारगेट रखना ही रखना, इतना टारगेट रखोगे तभी आपका अच्छे से क्वालिफाई हो पाएगा। फिर मत बोलना कि मैम हमारा 1 नंबर से रह गया था, 2 नंबर से रह गया था, हम आगे अच्छी सी तैयारी करेंगे। इससे बेटर है कि आप अभी से जो तैयारी कर रहे हो उसको ही बेटर तैयारी करो। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी को पता है कि हम कर रहे हैं महाकवि, जिसका हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। पार्ट 1 में हमने कालिदास का परिचय पढ़ा था और पार्ट 2 में हमने महाकवि भारवी जी और श्री हर्ष का परिचय पढ़ा था। जो हमारे महाकवि लगे हुए हैं सिलेबस में, कालिदास जी हो चुके हैं कंप्लीट, महाकवि भारवी जी हो चुके हैं, महाकवि श्री हर्ष जी हो चुके हैं। तो अब हम करते हैं महाकवि माघ का इंट्रोडक्शन, महाकवि माघ की रचनाओं के बारे में, या कुछ भी जो इनके सिलेबस से रिलेटेड हमसे पूछा जाता है तो वो हम करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। महाकवि माघ।
सॉरी, बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। चलो ये आइए शुरू करते हैं हम महाकवि माघ जी के बारे में। महाकवि माघ जी। हम सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, इसलिए आपको ये क्वेश्चन बार बार पुट अप करने की आवश्यकता नहीं है कि क्या मैम इसी से क्वेश्चन बन जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी तक 2 एग्ज़ाम दिए हैं एचटेट के, तो मुझे ये अंदाज़ा है कि क्या कुछ पूछा जाता है स्टेट में, और मेरे पास एग्ज़ाम्स भी रखे हैं। जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको वो सॉल्व ज़रूर करवाऊँगी। तो यहाँ पर जो महाकवि माघ है, सबसे पहले है कि इनके पिता का नाम क्या है। इनके पिता का नाम क्या है? सुप्रभदेव। क्या है? सुप्रभदेव। इनके जो पितामह हैं, पितामह कौन होते हैं आप सभी जानते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो वो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि पितामह किसको कहते हैं। क्षमा करना, ये जो पितामह है ये है सुप्रभदेव, और जो पिता है दत्तक। आप सभी ने सुना भी होगा दत्तक पुत्र माघ। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आप कन्फ्यूजन में हो जाओगे। पिता कौन है? पिता है दत्तक। कौन है? दत्तक। और जो पितामह है, पितामह कौन है? पितामह है सुप्रभदेव। कौन है? सुप्रभदेव। तो ये हमें पता होना चाहिए। और इनकी जो उपाधि है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इनकी उपाधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप उपाधि सभी की याद रखना। मैंने सभी की उपाधियाँ अच्छे से आपको करवाई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो माघ की उपाधि है वो क्या है? सर्वाश्रय। सर्वाश्रय उपाधि भी माघ जी की है। और घंटा, घंटा तो आपने सुना ही होगा, घंटा माघ, घंटा माघ। तो यहाँ पर क्या है? सर्वाश्रय और घंटा, ये किसकी उपाधि है? माघ की उपाधि है। किसके उपासक थे माघ जी? तो ये हो जाएंगे, उपासक थे सूर्य देवता के। सूर्य देवता के। किसके उपासक थे? सूर्य देवता के। तो ये भी हमें अच्छे से याद रखना है। जैसे कालिदास जी का शिव के उपासक थे, शैव उपासक, और काली माँ की भी पूजा करते थे। इसी प्रकार जो माघ जी हैं वो सूर्य देवता के उपासक थे, अर्थात सूर्य पूजा करते थे। इनका जो निवास स्थान है, निवास स्थान, इनका निवास स्थान क्या है? श्रीमाल। श्रीमाल और भिन्नमाल, अन्य नाम इसका क्या है? भिन्नमाल। और ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। वैसे हमसे ये कहाँ पर रहते थे ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि इनकी रचनाएं क्या है और इनकी जो उपाधि है वो पूछ ली जाती है, समय पूछ लिया जाता है। अब आता है इनका समय। तो जो माघ जी का समय है वो क्या है? 675 ईस्वी। क्या है? 675 ईस्वी। और आपको एक बात बता दूं कि आप अपना नोट्स स्वयं बनाते चलिएगा, फिर मुझे मत बोलिएगा कि मैम आपने कोई नोट्स हमें प्रोवाइड नहीं किया, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी को वैसे भी फ्री में कंटेंट दे रही हूँ। तो इतना जो अच्छा कंटेंट है वो आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा। ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है वो सभी बुक का जो अध्ययन है वो करके आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नोट्स स्वयं बनाइएगा, किसी और के भरोसे मत बैठिएगा। तो यहाँ पर जो इनका समय है, क्या है इनका समय? समय क्या है इनका? 675 ईस्वी। क्या हो रखा है? 675 ईस्वी के आसपास इनका समय माना जाता है। और ये किसके राजा के आश्रय में रहे? राजाश्रय, वर्मलात। वर्मलात। राजाश्रय क्या होता है? राजाश्रय होता है जिस राजा के आश्रय में जो ये कवि है महाकवि माघ रहे हैं, अर्थात जिस राजा के आश्रय में महाकवि माघ रहे थे, जिस राजा ने महाकवि माघ को आश्रय दिया था उसका नाम क्या था? राजा वर्मलात। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछे जाते हैं
कि कौन से कवि किस राज्य के आश्रय में रहे हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राजाश्रय पूछा जाता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आती है इनकी रचना। रचना है इनकी एकमात्र रचना जिसका नाम है शिशुपाल वध। क्या है रचना? रचना का नाम है शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध इनकी एकमात्र रचना है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इनकी एकमात्र ही रचना है जो इनको प्रसिद्धि दिलाने वाली है। और रचनाएं इनकी नहीं पूछी जाती है, ना ही कहीं पर इनका जिक्र किया गया है इनकी रचनाओं का, इसलिए आपको पता होना चाहिए। तो इनकी जो रचना है वो कौन सी है? शिशुपाल वध है। शिशुपाल वध मैंने आपको बताया था कि जो श्री कृष्ण जी है उसने क्या किया था, सभा में शिशुपाल का वध किया था। तो यहाँ पर जो शिशुपाल वध है इसका उपजीव्य क्या है, तो ये भी हमसे पूछा जाता है। शिशुपाल वध जो महाकाव्य है उसका उपजीव्य क्या है? उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो इसका उपजीव्य ग्रंथ हो जाएगा हमारा महाभारत का आदि पर्व। क्या है? महाभारत का, महाभारत का आदि पर्व। सॉरी, ये आदि पर्व नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा सभा पर्व, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जो शिशुपाल का वध है श्री कृष्ण ने वो सभा में किया था, तो ये इसी के लिए ट्रिक बताई है। इससे आपको अच्छे से याद रहेगा कि शिशुपाल का वध सभा में हुआ, अर्थात महाभारत का जो सभा पर्व है, आदि पर्व, वन पर्व, सभा पर्व। तो ये इस प्रकार से ये जो पर्व है, कितने पर्व है महाभारत में? टोटल 18 पर्व है। कितने हैं? 18 पर्व। 18 पर्व में से ये जो सभा पर्व है इसको आधार मान करके ही शिशुपाल वध की रचना की गई है। अब है कि शिशुपाल वध में कितने सर्ग है, तो शिशुपाल वध में 20 सर्ग है, और इसकी गणना मैंने आपको बताया कि इसकी गणना बृहत्त्रयी में भी की जाती है। किस में की जाती है? बृहत्त्रयी में भी की जाती है। बृहत्त्रयी में इसकी गणना की जाती है। और बृहत्त्रयी से मुझे याद आया कि मैंने आपको जो आपकी फर्स्ट क्लास थी महाकवि कालिदास की, उसमें उनकी रचनाओं के बारे में थोड़ा गलत बता दिया था कि लघुत्रयी में किसकी गणना की जाती है। वो थोड़ा सा पता नहीं कैसे दिमाग से स्किप हो गया था, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो सही क्या होगा। लघुत्रयी में किस किस की गणना की जाती है? लघुत्रयी में गणना की जाती है, मैंने आपको उसमें वीडियो में बताया कि ऋतु संहार की भी गणना की जाती है, लेकिन वहाँ ऋतु संहार नहीं होगा। क्या होगा? पहला होगा लघुत्रयी में रघुवंशम, इसका डिटेल परिचय हमने पढ़ ही लिया है। दूसरा है रघुवंशम, दूसरा है कुमार संभव, और तीसरा होगा मेघदूतम। मैंने मेघदूतम की जगह शायद आपको ऋतु संहार बता दिया था, क्योंकि मैंने आपके कमेंट देखे हैं। उस कमेंट को देखने से पता लग रहा है कि मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था, पर मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे ऋतु संहार बता दिया आपको। तो ये आप ठीक कर लीजिएगा, कहीं आप बोलो कि मैम आपने ऐसा बताया था और हमने ऐसा ही कर दिया और फिर आपका गलत हो जाए। लघुत्रयी में रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम की गणना की जाती है। किसकी की जाती है? रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम। और एक क्वेश्चन और था जिसका शायद पार्ट सेकंड में महाकवि भारवी जी के बारे में किसी ने बोला था कि मैम इनके पिता का नाम जो है वो नारायण स्वामी होगा। तो इनका जो नारायण स्वामी होगा वो क्या है कि दंडी ने नारायण स्वामी का जो किसी ने क्वेश्चन पुटअप किया था, मुझे याद नहीं है, तो बोला था कि इनके पिता का नाम नारायण स्वामी है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इनके 2 साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक जो नॉर्मल होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि हाँ इनके पिता का नाम ये है, तो एक से हमें पता लगता है कि इनके पिता का नाम श्रीधर है। लेकिन हमें दूसरा साक्ष्य प्राप्त होता है, और दूसरा साक्ष्य क्या है? दूसरा साक्ष्य ये है कि दंडी क्या है? भारवी के प्रपुत्र हैं। जो दंडी जी हैं इन्होंने रचना की थी अवंती सुंदरी। क्या रचना की? अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी आप सभी जानते ही हैं, दंडी की रचना है। और दंडी ने अवंती सुंदरी कथा में क्या किया है? इस चीज़ का वर्णन किया है कि जो भारवी के पिता है, भारवी के पिता वो नारायण स्वामी है। कौन है? नारायण स्वामी। भारवी के पिता नारायण स्वामी हैं।
ऐसा किसने कहा है? दंडी ने कहा है अपनी रचना में। क्या है इनका नाम? नारायण स्वामी है। दंडी ने अवंती सुंदरी कथा में कहा है भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि जो श्रीधर है वो सीधे साक्ष्यों से प्राप्त होता है, लेकिन दंडी ने अपनी रचना अवंती सुंदरी कथा में भारवी के पिता का नाम नारायण स्वामी बताया है, इसलिए आपने वही देखा होगा और इसीलिए आपने क्वेश्चन किया है। तो ये आपका, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा जिसने भी क्वेश्चन किया था। तो आइए अब हम करते हैं, अब आते हैं हमारे महर्षि वाल्मीकि जी। माघ जी के बारे में पूरा परिचय हमने जान लिया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर अब बारी आती है महर्षि वाल्मीकि की। कौन है महर्षि वाल्मीकि? सभी जानते हैं, जिसने रामायण की रचना की है। किसकी रचना की है? रामायण की। और महाभारत की रचना किसने की थी? महाभारत की रचना की थी महर्षि वेदव्यास ने। तो यहाँ पर जो रामायण है, अब आप बोलोगे कि मैं महर्षि वाल्मीकि यहाँ पर क्यों आए, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये रामायण है ना, रामायण ये सबसे प्राचीन महाकाव्य है। क्या है? सबसे प्राचीन महाकाव्य। और जो महाकाव्य की रचना करने वाले होते हैं वो कौन कहलाते हैं? महाकवि। कौन कहलाते हैं? महाकवि। इसीलिए ये परिचय में हमसे पूछा गया है। तो हमसे ये भी पूछा जाएगा कि जो सबसे प्राचीन महाकाव्य है उसका नाम क्या है, तो वो है रामायण। क्या है? रामायण। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। चलिए महर्षि वाल्मीकि के बारे में जान लेते हैं। महर्षि, थोड़ा सा आप राइटिंग पर एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि स्क्रीन है, इस पर लिखते हैं तो ऐसी ही राइटिंग होती है। आप सुन लीजिए, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। तो ये हो जाएंगे हमारे महर्षि वाल्मीकि। इनका जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम वो क्या है? वास्तविक नाम जो है वो पूछा जाता है, तो ये क्या है? रत्नाकर। प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा रत्नाकर किसका नाम है? रत्नाकर किस कवि का वास्तविक नाम है? ऑप्शन में हमें दे दिए जाएंगे। नंबर 1 भारवी, नंबर 2 हर्ष, नंबर 3 कालिदास और नंबर 4 वाल्मीकि। तो ये हमें पता होना चाहिए कि महर्षि वाल्मीकि का ही नाम रत्नाकर है। और एक क्वेश्चन और है कि जो ये कालिदास हैं इनको क्या कहा जाता था? कालिदास को बंदरू कहा जाता था। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बंदरू कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बंदरू। बंदरू। कालिदास को क्या कहा जाता था? बंदरू। और वाल्मीकि का मूल नाम क्या है? रत्नाकर। रत्नाकर। और रत्नाकर क्या होते थे? एक डाकू होते थे। रत्नाकर कौन होते थे? डाकू होते थे। फिर ब्रह्मा जी आते हैं और ब्रह्मा जी पहले इनको उपदेश देते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए। और फिर नारद मुनि आते हैं, वो भी इनको कहते हैं कि आप अपना जो ये गुंडागर्दी है, डाकूपना है, ये सब छोड़ दीजिए और आप अपना रचना करने में, रामायण की रचना करने में अपना योगदान दीजिए। तो इससे जो वो है महर्षि वाल्मीकि जी, वो अपने आप को रचना करने में लगा लेते हैं और फिर ये क्या करते हैं? रामायण की रचना करते हैं। तो यहाँ पर अब बारी आती है कि जो ये महर्षि वाल्मीकि है, इनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है इनका प्रचेता। क्या नाम है? प्रचेता। प्रचेता इनके पिता का नाम है। तो ये भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब बारी आती है इनकी रचना की। इनके परिचय में और कुछ नहीं मिलता है कि इनका निवास स्थान क्या है, समय क्या है, ये सब हमें नहीं मिलता है, सिर्फ यही मिलता है, इसलिए आप यही ध्यान रखिएगा। समय आप सभी वाल्मीकि सबसे पहले कर सकते हैं क्योंकि वाल्मीकि जी आप सभी जानते हैं रामायण की रचना सबसे पहले हुई है। तो रामायण की रचना के अकॉर्डिंग ही जो हमारे महर्षि वाल्मीकि है वो भी सबसे प्राचीन ही माने जाएंगे। अब बारी आती है कि इनकी जो एकमात्र रचना है रामायण,
रामायण। रामायण का परिचय जान लेते हैं हम। रामायण में कितने कांड है? 7 कांड है। कितने कांड है? 7 कांड। उन 7 कांडों का मैं नाम लिख देती हूँ। सबसे पहला कांड है बालकांड। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य कांड। अरण्य क्या होता है? वन। तो तीसरा है अरण्य कांड। चौथा होता है हमारा बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड। तो यहाँ पर चौथा हो जाएगा हमारा किष्किंधा कांड। पांचवा क्या है? पांचवा है सुंदर कांड। छठा है युद्ध कांड। और सातवां है हमारा उत्तरकांड। क्या है? उत्तरकांड। पहला हमारा हो जाए बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तरकांड। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे सभी। और सबसे बड़ा जो हमारा कांड है वो है युद्ध कांड। सबसे बड़ा कांड है और किष्किंधा सबसे छोटा कांड है। तो ये आप इनके कांड का क्रम भी याद रखोगे। आपको अच्छे से अभी बता रही हूँ मैं। आपको इनका क्रम भी, सीक्वेंस भी जो है वो अच्छे से याद रखनी है। ये भी पूछी जाएगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं इनका बता देती हूँ, आज आपको अच्छे से याद रहेगा कि बालकांड आप सभी को पता है कि बालकपन होता है, शिशु। तो सबसे पहले बाल आ ही जाएगा। फिर जैसे राम लक्ष्मण बड़े होते हैं तो ये अयोध्या में ही रहते हैं, तो अयोध्या दूसरा हो जाएगा। फिर इनको वनवास मिल जाता और ये अरण्य में चले जाते हैं, तो अरण्य कांड। फिर होता है किष्किंधा कांड और सुंदरकांड। सुंदरकांड में किसका वर्णन किया गया आप सभी जानते हैं? हनुमान जी का। हनुमान जी का वर्णन सुंदरकांड में ही है। आपने सुना भी होगा सुंदरकांड को, बहुत से लोग सुनते भी हैं। मेरे घर में मेरे मम्मी पापा जैसे ही पूर्णिमा आती है या मंगलवार आता है बोलते हैं कि सुंदरकांड चला दीजिए, उसको सुनेंगे। तो सुंदरकांड में हनुमान जी का वर्णन किया गया है। फिर है युद्ध कांड और फिर युद्ध कांड। पहले युद्ध कांड होता है फिर उत्तरकांड। उत्तरकांड क्या होता है? जिसमें युद्ध के पश्चात जो होता है, जैसे रावण का वध हो जाता है फिर वापस वो घर आते हैं, सीता की अग्नि परीक्षा वगैरह होती है। तो उत्तरकांड को आधार मान के ही उत्तर रामचरितम की रचना की गई है। उत्तर रामचरितम बहुत अच्छा। उत्तर रामचरितम एक नाटक है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। बहुत अच्छी स्टोरी इसमें दी गई है। तो यहाँ पर आपको 7 कांड अच्छे से ध्यान हो गए होंगे। आई होप नहीं हुए हैं तो आप अपने ट्रिक से इसको ही देख लीजिएगा। 7 कांड थे, 7 कांड हमने कर लिए हैं। रामायण में श्लोक कितने हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। रामायण में श्लोक कितने हैं ये सभी बच्चों को पता मिल जाता है अभी। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप ये मुझे कमेंट करके बताओगे। अगर किसी ने कमेंट नहीं किया तो मैं ये समझूंगी कि आपको ये क्वेश्चन आता ही नहीं था। तो इसलिए आप कमेंट अवश्य कीजिएगा कि रामायण में श्लोक कितने हैं। अब है कि रामायण का जो अन्य नाम है उसको क्या कहते हैं? रामायण के अन्य नाम कौन कौन से हैं? रामायण के अन्य नाम क्या है? आदि काव्य। आदि काव्य अर्थात आदि का मतलब क्या है? जो सबसे पहले काव्य की रचना की गई है, प्रारंभ में ही जिसकी रचना कर दी गई थी, तो ये आदि काव्य है। और आर्ष काव्य इसको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये ऋषि के द्वारा ही लिखा गया है। जो इसके रचनाकार है वाल्मीकि जी, वो एक क्या है? महर्षि है। और महर्षि के द्वारा लिखा गया काव्य क्या है? आर्ष काव्य है, अर्थात ऋषियों के द्वारा। और ये जो पूरी की पूरी रामायण है ना, इसमें छंद कौन सा है? तो ये भी हमसे पूछ लिया जाता है। तो रामायण में छंद है अनुष्टुप छंद। कौन सा है? अनुष्टुप छंद। चाहे रामायण हो, महाभारत हो, पुराण हो, कोई भी रचना हो जो
भक्ति से रिलेटेड हो। जैसे रामायण में राम का वर्णन किया गया है, पुराणों में भी देवताओं का वर्णन है, इसी प्रकार से महाभारत है उसमें भी जो ये देवता लोग ही समझ लीजिए इनका वर्णन किया गया है, क्योंकि महाभारत में भी श्री कृष्ण जी है। तो यहाँ पर जितने भी ये श्लोक वगैरह लिखे गए हैं ये अनुष्टुप छंद में ही है। जैसे मनुस्मृति है ये भी अनुष्टुप छंद में ही है। और एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन क्या यही समझ लीजिए कि जो महर्षि वाल्मीकि है इनकी भी एक उपाधि है, और इनकी उपाधि क्या है ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता। आप बोलोगे मैम ये तो इतना इजी है, फिर ये क्या कैसे पूछा जाएगा, तो ये भी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो महर्षि वाल्मीकि की जो उपाधि है वो क्या है, आदि कवि। जैसे रामायण आदि काव्य है इसी प्रकार से महर्षि वाल्मीकि आदि कवि है, अर्थात इन्होंने सबसे पहले इनकी रचना की है। और आज के लिए हम इतना ही करेंगे। कल की क्लास में हम महर्षि वेदव्यास जी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें रामायण के उसमें जो 18 पर्व है वो भी देखने हैं। तो हम वो कल की क्लास में करेंगे, चाहे वो 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो या 25 मिनट की। आज की क्लास के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा, और क्लास कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताओगे। इससे क्या होगा कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप सभी को मेरी जो क्लास मैं दे रही हूँ आप सभी को वो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। थोड़ा बहुत मुझे चेंज करने की आवश्यकता है, नहीं है। मैं जो पढ़ा रही हूँ वो तरीका आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए आप अपना कमेंट अवश्य दीजिएगा और अपना अच्छे से अध्ययन करते रहिएगा। बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। धन्यवाद।